नमस्ते भारत। हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यू और उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को पढ़ रहे थे। हमने इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट किया है और क्वेश्चन नंबर 45 तक हम कवर कर चुके हैं। यह आपके कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो उस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 46 से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 जो है पूछा हुआ है संयुक्त बैठक के बारे में कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो कौन बुलाता है? बुलाया तो राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। ये जो संयुक्त बैठक का जो प्रोविज़न है, ये संयुक्त बैठक का प्रोविज़न आर्टिकल सबसे पहले हम देखें हैं संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद नंबर जो है आर्टिकल नंबर 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है कि लोकसभा और राज्यसभा का जो है संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा। अगर किसी भी मामले में किसी भी विधेयक पर जो है आम सहमति नहीं बन पा रही है तो उसे एक तरह से आम सहमति बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा। तो बुलाने का काम तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि कौन बुलाता है, तो बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन जब ये संयुक्त बैठक किया जाता है तो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। लेकिन इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये संयुक्त बैठक का प्रोविज़न जो है दो ही मामलों में है। एक तो जब साधारण विधेयक की बात हो तब, और जब वित्त विधेयक की बात हो तभी जो है संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। लेकिन धन विधेयक जो है, जो आर्टिकल नंबर क्या है 110 में जिसका प्रोविज़न है, तो धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। और संविधान संशोधन विधेयक अगर वो लाया जा रहा है तो उस मामले में भी जो है संयुक्त बैठक का प्रोविज़न नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी पूछा जाता है, खास करके धन विधेयक वाला, कि धन विधेयक में क्या संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है? तो नहीं। धन विधेयक में जो है लोकसभा की पास शक्ति जो है अधिक है, तो धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रोविज़न नहीं है। और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में भी संयुक्त बैठक का प्रोविज़न नहीं है। बल्कि किसमें प्रोविज़न है? साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में जो है संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो यदि राज्यसभा का सदस्य बनना हो तो उसके लिए जो है आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा जो है 30 वर्ष होना चाहिए। वहीं लोकसभा के लिए जो है यही उम्र सीमा जो है कि लोकसभा का यदि सदस्य निर्वाचित होना हो तो इसके लिए उम्र सीमा क्या है? 25 वर्ष। तो राज्यसभा के लिए यह उम्र सीमा 30 वर्ष है और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए यह उम्र सीमा 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस अनुसार क्या हो जाएगा हमारा? संसद जो है राष्ट्रपति को पद से हटाने का काम जो है कर सकता है। हालांकि जो है भारत के जो राष्ट्रपति हैं स्वतः भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे करके जो है अपने पद से हट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है महाभियोग वाला पूछा गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया जो चलाई जाती है राष्ट्रपति पर, आर्टिकल जो है 61 के तहत जो है महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लगाई जाती है। और इसके लिए जो क्या है सारा प्रोसेस जो है संसद में किया जाता है। और ये किस आधार पे जो है महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है? तो वो जो है महाभियोग का आधार है संविधान का उल्लंघन, कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा जो है संविधान का उल्लंघन किया गया है तो उस आधार पे जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है प्रारंभ की जा सकती है। और ये प्रक्रिया किस तरह से प्रारंभ होगी? तो ये संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। और जिस भी सदन से प्रारंभ किया जाए, या फिर लोकसभा से स्टार्ट किया जा रहा है या फिर राज्यसभा से स्टार्ट किया जा रहा है, जिस भी सदन से प्रारंभ किया जा रहा है तो उस सदन के जो जितने सदस्य संख्या है उनके जो है 1/4 सदस्य यदि उस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर कर देते हैं, 1/4 जो है हस्ताक्षर कर देते हैं, तो उस सदन में उनके हटाने का या महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और जब वो सदन जो है जिस सदन में प्रारंभ किया गया है यह महाभियोग, वह सदन अगर 2/3 बहुमत से अगर उस सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है उस प्रस्ताव को, तो फिर दूसरे सदन में उसको भेजा जाएगा। अगर दूसरा सदन भी इसी तरह 2/3 बहुमत से पारित कर दे, दोनों सदन के द्वारा अगर
2/3 बहुमत से पारित हो जाए ये प्रस्ताव, तो फिर राष्ट्रपति को जो है हटाया जा सकता है। और ये राष्ट्रपति को हटाने में कौन कौन लोग शामिल होते हैं ये भी पूछा जाता है। तो हटाने में जो है राष्ट्रपति के संसद के दोनों सदन के संसद, यानी जब भी हम संसद की बात करते हैं तो लोकसभा और प्लस राज्यसभा, तो यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और नामांकित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति को हटाने में कौन लोग भाग लेते हैं, तो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित और नामांकित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन राज्य विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य जो है इसमें भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति को हटाने में। हालांकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है राज्यसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों ने भाग लिया था, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में उनके महाभियोग की प्रक्रिया में जो है राज्य विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी के जो सदस्य हैं, वो निर्वाचित सदस्य, वो भाग नहीं लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो है आप याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी को किसके तहत रखा गया है? तो ये जो है आपको आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के तहत रखा गया है निजता के अधिकार को, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो इसी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही निजता के अधिकार को रखा गया है। और इस निजता के अधिकार को जो है कब दिया गया है? तो 2017 में दिया गया है। 2017 में निजता के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है आर्टिकल 21 के तहत प्रदान किया गया है। और इस केस का नाम क्या था? तो आप इस केस को भी याद रखेंगे, किस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है निजता के अधिकार को प्रदान किया गया है? तो के एस पुत्तास्वामी केस के तहत जो है, के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ केस के तहत जो है निजता के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है प्रदान किया गया है। और इससे निजता के अधिकार के तहत जो है 2 और केस को आप याद रख सकते हैं। एक है MP शर्मा केस, जो कि इसका ईयर क्या है? 1954। और दूसरा केस है खड़ग सिंह बनाम भारत संघ। तो खड़ग सिंह बनाम भारत संघ केस है, वो कब का है? 1962 का है। तो ये 3 केस आप याद रखेंगे कि तीनों केस जो है निजता के अधिकार से संबंधित है। MP शर्मा केस, खड़ग सिंह केस और के.एस. पुत्तास्वामी केस। और निजता के अधिकार के तहत को हम किसको रख सकते हैं? तो हमारी जो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, या फिर सूचनात्मक गोपनीयता का अधिकार है, या पसंद का अधिकार है। जैसे कि UPSC के द्वारा एक बार पूछा गया था कि शादी करने का अधिकार, विवाह करने का अधिकार जो है किसके तहत आएगा? तो वो जो है निजता के अधिकार के तहत आएगा। आर्टिकल 21 के तहत जो है जो निजता का अधिकार प्रदान किया गया है उसके तहत आएगा शादी करने का अधिकार। क्योंकि शादी करने का अधिकार किसके तहत आता है? पसंद करने का अधिकार, पसंद का अधिकार निजता के अधिकार के तहत है। तो इस तरह से निजता के अधिकार से भी डिटेल्स में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार जो है ये केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित एक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार सबसे पहले किस आर्टिकल के तहत आता है ये हम देख लें। तो ये आर्टिकल जो है 19, आर्टिकल 19 के तहत जो है स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उस स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है ये संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार। आर्टिकल 19 में कुल कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं? 6 प्रकार के, कुल 6 प्रकार का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें 19 का A, 19 का B, 19 का C, 19 का D, 19 का E और 19 का क्या है? G है। 19 का A में क्या है? बोलने का अधिकार। 19 का B में है शांतिपूर्वक एकत्रित होने का अधिकार। वहीं 19 के C में आपका क्या है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो जो यहाँ पर पूछ रहा है संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार, तो ये आर्टिकल जो है किस आर्टिकल के तहत आएगा? तो आर्टिकल 19 के C के तहत आएगा। वहीं 19 के D में क्या आता है? तो देश के किसी भी भाग में जो है आवागमन की स्वतंत्रता है यहाँ के नागरिकों का। वहीं 19 के E में है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। और 19 के G में है
कि देश की किसी भी भाग में व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार के कुल 6 मौलिक अधिकार जो हैं आर्टिकल 19 के तहत प्रदान किए गए हैं। पहले मूल संविधान में कुल 7 अधिकार थे जो कि आर्टिकल 19 के तहत प्रदान किए गए थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उस संपत्ति के अधिकार को जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर उसे बना दिया गया सिर्फ विधिक या कानूनी अधिकार। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि संपत्ति का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक विधिक या कानूनी अधिकार है। इसको कब हटाया गया है, तो इसको हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये प्रोविज़न किया गया कि अगर मंत्रिमंडल जो है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति जो है उस विधेयक से अगर जो सहमत नहीं है तो मंत्रिमंडल को वो भेज सकती है कि आप इस पर पुनः विचार करें। तो ये प्रोविज़न किया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो हम 44वां संविधान संशोधन 1978 में कुछ और क्या किया गया है वो हम देख लेते हैं। तो इसी में ये प्रोविज़न किया गया था, इसी संविधान संशोधन के तहत 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत कि आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है सैन्य विद्रोह का प्रोविज़न किया गया। जो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत हमने पहले भी पढ़ा कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का पहले जो 3 आधार है, युद्ध के आधार पर लगाया जाएगा, बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया जाएगा और आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जाएगा। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये प्रोविज़न किया गया कि आंतरिक अशांति नहीं बल्कि सैन्य विद्रोह के आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। तो आंतरिक अशांति के जगह पर कौन सा शब्द जोड़ा गया, सैन्य विद्रोह। और अभी हमने पढ़ा कि इसी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे जो है मौलिक अधिकार से हटा करके इसे विधिक और कानूनी अधिकार बनाया गया है। और 44वां संविधान संशोधन से क्या किया गया है, तो जो राष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्रपति और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति, इन दोनों के निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद होता है तो इसे हल करने की शक्ति जो है, हल करने का अधिकार किसे दे दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। बयान करने के लिए दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, मंत्रिमंडलीय सरकार की व्यवस्था कहाँ से ली गई है और केंद्र राज्य संबंध जो है उसका प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो जो अमेरिका से लिया गया है, जो अमेरिकी अधिकार पत्र है या अमेरिका मैग्ना कार्टा जिसको भी हम कहते हैं, तो वहाँ से लिया गया है। तो 1 का 4 हो जाएगा। वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से यानी आयरिश संविधान, तो 2 का 3 हो जाएगा। वहीं मंत्रिमंडलीय सरकार की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। तो हम यहाँ जो ऑप्शन में दिया गया है उसको हम पढ़ लेते हैं कि वहाँ से और कुछ लिया गया, क्या कुछ लिया गया है। तो अमेरिका से जो है और क्या कुछ लिया गया है, तो एक प्रोविज़न प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया है। साथ ही साथ जो है संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है, तो यूएसए से ली गई है। संविधान जो आयरलैंड है, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है। और राष्ट्रपति जो राज्यसभा में जो मनोनयन का अधिकार है राष्ट्रपति को राज्यसभा में, तो वो भी आयरलैंड से लिया गया है। वहीं कनाडा से क्या कुछ और लिया गया है, तो कनाडा से जो है अपशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं, जो केंद्र के पास अपशिष्ट शक्ति है वो लिया गया है कनाडा से। और साथ ही साथ जो है आर्टिकल 143 आर्टिकल 143 जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्राधिकार है, वो भी कनाडा से लिया गया है। और ब्रिटिश संविधान से क्या कुछ लिया गया है, तो ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता का प्रोविज़न, विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार, ये सब जो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अगर हम चीज़ों को रिपीट करते चलेंगे तो हमें जो है आसानी होगी। नेक्स्ट क्या है कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन जो है सही है। तो पहला कथन क्या है कि इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। तो हाँ, ये सही है कि निर्वाचित सरकार का गठन होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है। तो हाँ, ये भी सही है।
प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है, ये भी सही है, सही पूछ रहा था। तो यहाँ पे जो है 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट, तीनों कथन जो है सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है। तो कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है, तो रक्षा विभाग भी रक्षा मंत्रालय का भाग है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग भी जो है रक्षा मंत्रालय का विभाग है, और रक्षा उत्पादन विभाग भी जो है रक्षा मंत्रालय का भाग है। तो 1 2 3 हो जाएगा। रक्षा वित्त विभाग जो है नहीं होगा, तो 1 2 3 बी नंबर ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। तो कोई भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल कब बनाया जाता है, जब जो है 4 राज्यों में उसे राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, तब जो है वो राष्ट्रीय दल बनने की जो है अर्हता रखता है। तो हम ये देख लेते हैं कि राष्ट्रीय दल बनने के लिए और क्या कुछ जो है प्रोविज़न रखा गया है। तो राष्ट्रीय दल के लिए 3 प्रोविज़न है। पहला तो यही है जो यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि कोई दल मिनिमम 4 राज्य में राज्य स्तरीय दल के रूप में यदि उसे मान्यता प्राप्त हो, तो वो राष्ट्रीय दल के लिए जो है कि राष्ट्रीय दल बनने की योग्यता रखता है। क्या है कि यदि उस दल को लोकसभा चुनाव अगर हो रहा है, उस लोकसभा चुनाव में वो 2% सीट उस प्राप्त कर लेता हो, कितने राज्यों में, तो 3 विभिन्न राज्यों में। तो 2% सीट 3 विभिन्न राज्यों में, तब भी वो राष्ट्रीय दल बनने के लिए जो अर्हित है। तीसरा प्रोविज़न क्या है, तो ये पहला प्रोविज़न, ये दूसरा प्रोविज़न। तीसरा प्रोविज़न क्या है, तो यदि वह लोकसभा या विधानसभा का जब आम चुनाव हो रहा हो और 4 या 4 से अधिक राज्यों में टोटल वैलिड जो मत है उसका 6% वो मत प्राप्त कर ले, और साथ ही साथ जो है वो किसी राज्य या फिर राज्यों में, यानी कि 2 या 2 से अधिक जो भी राज्य हैं उनमें लोकसभा के 4 सीट वो प्राप्त कर ले, तब भी जो है वो राष्ट्रीय दल बनने के लिए अर्हित है। तो मैं याद रखने के लिए इस तरह से कुछ डेटा 2 3 4 6 का कॉम्बिनेशन रखी थी कि अब वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं। ये न्यूज़ में रहा था तो पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में कुल जो है 6 दल ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त है। एक बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, और फिर है CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, उसमें भी मार्क्सवादी। CPIM भी जो है राष्ट्रीय दल है। बहुजन समाज पार्टी, बसपा, BSP, और जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी भी राष्ट्रीय दल है। और साथ ही साथ एक और जो है छठा दल कौन है, तो आम आदमी पार्टी। कौन 6 हो गया, BJP, INC, CPIM और BSP, बसपा, NPP और AAAP आप। तो ये 6 जो हैं राष्ट्रीय दल हैं। है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। तो मुख्यतः ये नीति निर्देशक तत्व पूछ रहा है। तो नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है संविधान के भाग 4 में है। और अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल नंबर क्या है, 36 से लेकर के 51 तक DPSP का प्रोविज़न है। और भाग क्या है, तो भाग 4 है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। तो भाषाओं का उल्लेख जो है अनुसूची नंबर कितना है, 8 में है। और अनुसूची हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है। जिसमें से जो पहली अनुसूची है, प्रथम अनुसूची है, उसमें कितने राज्य हैं और कितने यूटी हैं उसका जिक्र किया गया है। दूसरी अनुसूची में जो प्रमुख जो पद है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उन सब प्रमुख पदों के का वेतन क्या होगा, उनका भत्ता क्या होगा, उनका पेंशन क्या होगा, तो उसका प्रोविज़न है, उसका वर्णन किया गया है। तो 2 नंबर में क्या है, वेतन, भत्ता और पेंशन। और 3 में जो प्रमुख जो भी पद हैं उसके शपथ का जिक्र किया गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैग, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, तो ये सब जो प्रमुख जो पद हैं तो उनके शपथ का प्रोविज़न किया गया। 3 में शपथ है, अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में क्या है कि राज्यसभा में राज्यों और संघ शासित जो प्रदेश हैं उनका प्रतिनिधित्व क्या होगा वो वर्णन किया गया है। वहीं अनुसूची 5 में जो शेड्यूल एरिया है, जो अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं या फिर अनुसूचित जो जनजाति है, उनके प्रशासन और उनके नियंत्रण का प्रोविज़न किया गया है। अनुसूची नंबर 6 में जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम वाले जो क्षेत्र हैं, उन जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन कैसा होगा, क्या होगा,
तो ये वर्णन किया गया है अनुसूची 6 में। 7 में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन का वर्णन किया गया है, जिसमें कि वही राज्य सूची, केंद्र सूची, अपशिष्ट सूची, ये सब का जो है जिक्र किया गया है। और अनुसूची 8 में भाषा है ही, कुल 22 भाषाओं का जिक्र है। अनुसूची 9 में क्या है, तो अनुसूची 9 में जो है राज्य द्वारा जो संपत्ति अधिग्रहण किया जाता है तो उस संपत्ति अधिग्रहण का प्रोविज़न किया गया है। और ये अनुसूची 9 जो है क्वेश्चन ये भी पूछता है कब जोड़ा गया संविधान में। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8, और बाद में जो है 4 अनुसूची जोड़ी गई है, 9, 10, 11, 12। जो 9 नंबर अनुसूची है वो पहले संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन जो है 1951, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 से ऐड किया गया है। अनुसूची नंबर 10 में क्या है, तो दल बदल का प्रोविज़न किया गया है। और इसको कब जोड़ा गया है अनुसूची 10 को, तो 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन जो है 1985 से जोड़ा गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 से जो है जोड़ा गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 से जोड़ा गया है 10वीं अनुसूची को, और दल बदल की व्यवस्था की गई है। वहीं अनुसूची 11 में जो है पंचायती राज का उल्लेख है, जिसमें 29 विषय हैं, और इसको 73वां संविधान संशोधन 1993 से जोड़ा गया है। वहीं 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन है, जिसमें 18 विषय हैं, और इसको 74वां संविधान संशोधन 1993 से जोड़ा गया है। तो इस तरह से हमने जो है एक ओवरव्यू देख लिया कि कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं और उस कब किस में जो है क्या कुछ बदलाव किया गया है। अगले पर आते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक जो है भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो 12 वर्ष तक जो है वो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसे पत्र लिखकर जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र सौंप सकता है, तो ये राष्ट्रपति को जो है अपना वो पत्र सौंप करके अपना जो है पद त्याग कर सकता है। हालांकि जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जो है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, और वो महाभियोग हालांकि किसी अभी न्यायाधीश पर नहीं लगाया गया है। उसका आधार क्या होता है कि दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार के आधार पर जो है संसद में ये प्रोविज़न लाया जाएगा, और संसद अगर जो बहुमत से उसे पारित कर देती है तो फिर जो है राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति जो है फिर न्यायाधीश को हटाने का आदेश वो जारी कर सकता है। तो एक तो महाभियोग भी लगाया जा सकता है, और दूसरा जो है स्वतः भी वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे करके वो पद से हट सकता है। क्वेश्चन क्या है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ निर्वाचन आयुक्त कहने का तात्पर्य है कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश करेगा, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश के बाद जो है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिया हुआ है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। प्रधानमंत्री का तो कोई रोल ही नहीं है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का यहाँ कोई रोल ही नहीं है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हटाया किसके द्वारा जा सकता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त के बारे में हम पढ़ लेते हैं। निर्वाचन आयुक्त का प्रोविज़न कहाँ है, तो आर्टिकल 324 में जो है निर्वाचन आयुक्त का प्रोविज़न है। और निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 6 का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वहीं। तो इस तरह से जो है हमने 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। फिर हम आगे के वीडियो में आगे के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।